सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया शांति की सांस ले रही थी, लेकिन भारत में आज़ादी से ठीक पहले कुछ घटनाएं इतिहास की परछाइयों में दफन कर दी गईं। आज की यह कहानी उसी परछाई से जुड़ी है। नीलगंज डिटेंशन कैंप। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जय हिंद का उद्घोष करने वाले आज़ाद हिंद फौज के हजारों युद्धबंदियों को गोलियों से भून दिया गया। यह कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक सुनियोजित कत्लेआम था। मशीन गनों की तड़तड़ाहट और निहत्थे सैनिकों की चीखें। सरकारी दस्तावेजों ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन स्थानीय निवासियों की यादों में आज भी वह नहर तैरती है जिसका पानी कई दिनों तक आईएनए के जवानों के लहू से लाल रहा था। ब्रिटिश हुकूमत आईएनए के सैनिकों से कितनी भयभीत थी, इसका अंदाजा उनके द्वारा किए गए वर्गीकरण से लगाया जा सकता है। उन्होंने इन सैनिकों को 3 श्रेणियों में बांटा था: व्हाइट, ग्रे, ब्लैक और स्पेशल ब्लैक। ये वे कट्टर देशभक्त थे जिन्होंने आत्मसमर्पण के बाद भी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। ब्रिटिश इन्हें द्रोही और अपने साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। क्या नीलगंज की घटना मात्र एक दुर्घटना थी? बिल्कुल नहीं। साक्ष्य बताते हैं कि यह एक पूर्व नियोजित नरसंहार था। नरसंहार से ठीक 3 दिन पहले 22 सितंबर 1945 को ब्रिटिश सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अध्यादेश XLI लागू किया। इसने सैन्य अधिकारियों को मृत्यु होने तक बल प्रयोग की खुली छूट दे दी। हजारों आईएनए सैनिकों पर खुले तौर पर मुकदमा चलाना अंग्रेजों के लिए जोखिम भरा था, क्योंकि इससे देशव्यापी विद्रोह भड़कने का डर था। अतः अनुशासन के नाम पर उन्हें खामोश करने की साजिश रची गई। आंकड़ों का खेल। ब्रिटिश रिकॉर्ड दावा करते हैं कि केवल 5 मौतें हुईं, लेकिन कर्नल G.S. ढिल्लन की डायरी और चश्मदीदों की गवाही के अनुसार उस रात 2300 से अधिक देशभक्तों को मौत के घाट उतार दिया गया। जांच से पता चलता है कि नीलगंज कोई इकलौती घटना नहीं थी। उसी रात जेसोर अब बांग्लादेश के जिकरगाछा कैंप में भी यही खूनी खेल दोहराया गया, जहां अनुमानित 1000 से 1500 सैनिक शहीद हुए। बंगाल के विभिन्न कैंपों, बारासात, नीलगंज आदि को मिलाकर शहीद सैनिकों की कुल संख्या 10,000 से अधिक बताई जाती है। यह ब्रिटिश राज की वह अंतिम क्रूरता थी जो वे भारत छोड़ने से पहले उन वीरों को देना चाहते थे जिन्होंने उनके साम्राज्य की नींव हिला दी थी। यह 1942 के हिजली डिटेंशन कैंप फायरिंग का कहीं अधिक बड़ा और घातक संस्करण था। नीलगंज को दबाने की कोशिश हुई, लेकिन लाल किले में आईएनए अधिकारियों पर मुकदमे ब्रिटिश की भूल बनी। इन ट्रायल्स ने आज़ाद हिंद फौज की वीरता को जनता के सामने ला दिया, जिससे देशभक्ति की लहर उठी। जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन एयर फोर्स की स्ट्राइक हुई। यह चिंगारी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी में भी फैल गई। 18 फरवरी को बॉम्बे में 1100 नाविकों ने हड़ताल कर दी, जो 20,000 से अधिक नाविकों तक फैल गई। जहाजों पर तिरंगा फहराया गया, जय हिंद के नारे लगे, जिससे ब्रिटिश सेना में 1857 जैसा विद्रोह फैल गया। ब्रिटिश समझ गए कि अब भारतीय सेना उनके हाथ से निकल चुकी है। 1956 में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत यात्रा के दौरान न्यायमूर्ति चक्रवर्ती के सामने स्वीकार किया था कि उनके भारत छोड़ने का मुख्य कारण गांधी जी के आंदोलन नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के प्रभाव से भारतीय सैन्य बलों में आई बगावत थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि भारत की आज़ादी में गांधी के आंदोलनों का प्रभाव न्यूनतम मिनिमल था। विडंबना देखिए कि आज़ादी के बाद भी इस नरसंहार को दबाया गया। राजनीतिक असहजता। तत्कालीन नेतृत्व आईएनए के सशस्त्र संघर्ष के महिमा मंडन से असहज था। जवाहरलाल नेहरू ने कमांडर इन चीफ क्लॉड ऑकिनलेक को पत्र लिखकर आईएनए सैनिकों को वापस सेना में लेने को खतरनाक बताया था। यह अहिंसा के सिद्धांत और सत्ता के हस्तांतरण के बीच आज़ाद हिंद फौज की वीरता को दबाने की एक सोची समझी कोशिश थी।
ताकि देश की आज़ादी में आईएनए के योगदान के सामने आने से कई तथा कथित सुरमा बोने न दिखने लगें। विरासत की उपेक्षा। जिस भूमि पर शहीदों का खून बहा, वहां स्मारक के बजाय झूठ अनुसंधान केंद्र खड़ा कर दिया गया। यह आईएनए की वीरता को इतिहास के पन्नों से मिटाने की एक गहरी साजिश प्रतीत होती है। नीलगंज के शहीद आज भी अपनी पहचान और न्याय के लिए पुकार रहे हैं। सरकार को इस नरसंहार को आधिकारिक मान्यता देनी चाहिए और वहां एक भव्य स्मारक का निर्माण करना चाहिए। यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है। यदि हम अपने असली नायकों के बलिदान को भूल गए तो हमारी आजादी की नींव खोखली कहलाएगी। आइए इन गुमनाम वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाएं। जय हिंद।